नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 25, जिस टॉपिक का नाम होगा ऑटोमन साम्राज्य का विघटन। देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ऐसे टॉपिकों को जनरली यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के दौरान बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑटोमन साम्राज्य का जो विघटन जो टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। और इसको ठीक है डायरेक्ट ही प्रथम विश्व युद्ध में किसी तरीके से बहुत सारा जो बाल्कन का एरिया है उसको लिंक करके वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड हिस्ट्री समझने में बहुत सारी समस्याएं आती है। और इस वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए आपको ये ऑटोमन साम्राज्य का जो विघटन है बिल्कुल एक सेतु का काम करेगा। सेतु का काम कैसे करेगा? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य जो कि बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो पूरे विश्व के मानचित्र में एक ऐसे स्थान पे है जहाँ पे आप बात करें इधर एशिया की, उधर बात करें यूरोप की, तो बीच में जो क्षेत्र फैला हुआ है देखिए बिल्कुल एक सेतु का काम कर रहा है। तो जब सेतु का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो जियोपॉलिटिक्स में भी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ना तय है। और यही कारण है कि इस ऑटोमन साम्राज्य को आज मैं बहुत अच्छे से आपको ठीक है डिस्क्राइब करके पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से इतना बड़ा ऑटोमन साम्राज्य विघटन हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि बाल्कन समस्या क्या है, क्योंकि ये बाल्कन समस्या जनरली यहाँ पे देखेंगे ना तो स्टूडेंट के बीच यहाँ पे समस्या होती ही होती है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है कि अगर इसको आप ठीक से सही से अगर समझ कर स्टडी नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो बाल्कन का जो क्षेत्र है देखिए बहुत सारा एरिया है वहाँ, यूनान से लेके रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ठीक है बहुत सारा जो एरिया है वहाँ का, छोटे छोटे यूरोप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया माना जाता है। अगर यहाँ से उसको आप ठीक है अगर सही से कवर कर लेंगे तो मैप में भी आपका काम देगा, और साथ में पूरा का पूरा उसका हिस्ट्री जब आप जानेंगे तो देखिए वर्तमान में करेंट से उसको कोरिलेट करना कितना आसान हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हम लोग भूमिका का ठीक है जिक्र करेंगे कि किस तरीके से जो तुर्की, जो कभी न कभी ऑटोमन साम्राज्य का पूरा भाग हुआ करता था, इस मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में उस तुर्की को, जो एक पुरातन तुर्की के रूप में मौजूद था, पुरातन ऑटोमन साम्राज्य के रूप में था, उसको एक आधुनिकीकरण के रूप में, एक आधुनिक तुर्की के रूप में बनाने में एक अपना अहम योगदान देगा। और इसी के द्वारा आगे चल के उस खलीफा के, मुस्लिम जो धर्म गुरु का सबसे बड़ा पद होता था, उस खलीफा के पद को भी इसके द्वारा यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ देखिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, कोई भी क्यूरी होता आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा पूरा का पूरा एक चेंज समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए लिंक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज आप रटने की प्रक्रिया से गुजरने लगेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा चीज़ था कि किस तरीके से पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण से अगर पहले देखेंगे तो किस तरीके से व्यावसायिक क्रांति हुआ, उस व्यावसायिक क्रांति के माध्यम से एक मध्य वर्ग का धीरे धीरे उदय होने लगा। फिर उसके बाद से एक वाणिज्यवाद का, कमर्शियलिज्म का यहाँ पे जन्म हुआ, और तब जाके हमने देखा कि इस पुनर्जागरण के दौर में आते आते उन लोगों के द्वारा ठीक है उस वाणिज्यवाद का बहुत अधिक विरोध किया जाने लगा, मध्य वर्ग के द्वारा सामंतवादी चर्च व्यवस्था पे भी चोट किया जाने लगा। और प्रबोधन काल में अब वही जो लोग हैं पूरी तरीके से होशियार हो गए, तार्किक तरीके से, लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, तर्क पे यहाँ पे पूरी तरीके से बल दे रहे हैं, अन्वेषण पे बल दे रहे हैं, प्रमाण पे बल दे रहे हैं। ये बल देने वाला और कोई नहीं बल्कि मिडिल क्लास है। अब यही जो मिडिल क्लास है एक ठीक है लिबरलाइज के रूप में, एक कैपिटलिस्ट के रूप में जब सामने उभरेगा तो किस तरीके से देखेंगे आपके यहाँ पे अमेरिकी क्रांति हो जाएगा। ये होशियार लोग ही हैं, और अमेरिकी क्रांति का ही जो प्रभाव है कहीं न कहीं फ्रांस की क्रांति पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, और इस प्रबोधन काल का भी इफेक्ट है इस फ्रांस की क्रांति में आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब इस फ्रांस की क्रांति के माध्यम से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो चेंज आया, और वो चेंज था यहाँ पे नेपोलियन, क्योंकि उस नेपोलियन के द्वारा उस यूरोपीय व्यवस्था में पूरी तरीके से एक नेशनलिज्म का भाव, एक राष्ट्रवाद का भाव यहाँ पे जगाने का प्रयास किया, और नेपोलियन इसमें काफ़ी सफल भी हुआ। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो इन सारे ही गतिविधियों को मिला देंगे यहाँ पे, तो एक तो यहाँ पे एक मध्य वर्ग का तेज़ी से यहाँ पे जन्म हो गया है, सामने आ गया है, और यहाँ जब नेपोलियन आएगा यहाँ पे तो एक राष्ट्रवाद का भी पूरी तरीके से यहाँ पे आपको जन्म होता हुआ आपको दिखाई देगा।
अब यही जो राष्ट्रवाद है, इस राष्ट्रवाद को रोकने के लिए आप देखेंगे तो बिना कांग्रेस आएगा, मेटरनिख आएगा, क्योंकि इस मध्य वर्ग के द्वारा इस राष्ट्रवाद के माध्यम से कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस मध्य वर्ग को अभी भी समस्या है उस समाज में मौजूद विशेष अधिकार वाले लोगों से, उस व्यवस्था में मौजूद चर्च व्यवस्था से, क्योंकि इनके व्यापारिक हितों का पूरी तरीके से उनके द्वारा कहीं न कहीं टकराहट हो रहा है, उनके द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो अब इनके अंदर तो समस्या आएगी ही आएगी। लेकिन अब यही है कि जब राष्ट्रवाद की जब भावना यहाँ पे पूरी तरीके से हिलोरे लेने लगी, तो अब देखेंगे कि इस राष्ट्रवाद का जो बड़ा ही शानदार एक रचनात्मक जो प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो दिखाई देगा हमें इटली और जर्मनी के एकीकरण में। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से इटली और जर्मनी का जो एकीकरण में नेपोलियन का एक अहम रोल माना जाता है उस राष्ट्रवाद के माध्यम से। लेकिन इस राष्ट्रवाद को आप जितना अच्छा मान रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको हम लोग 360 डिग्री एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद अगर देखा जाए तो एक सीमित एरिया में रहने वाले लोगों के बीच एक अपनापन फीलिंग कराने वाला, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, भाषी के दृष्टिकोण से हो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हो, यही तो ये राष्ट्रवाद होता है ना। अब देखिए क्या था कि इटली और जर्मनी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद का आंतरिक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि उनका क्षेत्रों को बांट दिया गया था। जब उनके क्षेत्रों को जब बांट दिया गया था तो ये राष्ट्रवाद जब आया तो उसके मैंने इटली और जर्मनी के लोगों के अंदर ये चीज़ लगा पूरी तरीके से उभार मारने कि भाई हमें एक हो जाना चाहिए, यूनाइट हो जाना चाहिए यहाँ पे। और फिर इन लोगों ने इस राष्ट्रवाद के माध्यम से अपने आप को जोड़ लिया, अर्थात तो इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। लेकिन ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद का जो एक बाहरी प्रभाव भी होता है ना। देखिए ये बाहरी प्रभाव कहाँ होगा, आप खुद सोच के देखिए। जहाँ पे बहुत अधिक डाइवर्सिटी होगा, अर्थात जहाँ पे बहुभाषा भाषी नस्ल के लोग होंगे। अगर सोचिए एक बहुत बड़े एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि इस मामले में कि एग्जाम्पल ले लें हैब्सबर्ग एम्पायर का, रूसी साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का। यहाँ पे तो इतनी अधिक डाइवर्सिटी है कि कुछ लोग यहाँ पे स्लाव जाति के लोग हैं, मघियार जाति के लोग हैं, उसी तरीके से जर्मन जाति के लोग हैं। तो सोचिए जब इनके अंदर जब नेशनलिज्म का भाव जाएगा तो क्या ये क्षेत्र रहेगा? ये बड़ा सा बड़ा क्षेत्र, चाहे वो हैब्सबर्ग एम्पायर हो, चाहे ऑटोमन हो, चाहे वो रूसी साम्राज्य हो, उसका टूटना तय है। आप इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद का दो तरीके से यहाँ पे इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। एक तो आंतरिक प्रभाव और दूसरा हमें मिलता है बाह्य प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और इस बाह्य प्रभाव का जो इफेक्ट था उन पुराने साम्राज्यों का विघटन था जो बहुत ही पुरातन व्यवस्था से लैस थे। अपने आप को इन लोगों के द्वारा समय के अनुसार मॉडर्नाइज करने का प्रयास नहीं किया गया। और यही कारण है कि देखिए ऑटोमन साम्राज्य का आज जो कि हम लोग देखने वाले हैं, अभी इंस्टेंट देखने वाले हैं किस तरीके से इसका विघटन होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसी तरीके से यहाँ पे जो हैब्सबर्ग जो साम्राज्य है ऑस्ट्रिया में, उसका भी विघटन होगा। और आगे चल के रूसी साम्राज्य भी बचेगा नहीं, अंततः 1990-91 में इस रूसी साम्राज्य का भी विघटन यहाँ पे तय होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑटोमन साम्राज्य। चलिए देखते हैं हम लोग ऑटोमन साम्राज्य को। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑटोमन साम्राज्य में इसका मतलब आप समझ गए हैं कि राष्ट्रवाद का जो बढ़ता प्रभाव था बिल्कुल ही बाह्य प्रभावों की वजह से उस राष्ट्रवाद का पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य में समाहित हो गया, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले जो विभिन्न नस्ल भाषा भाषी के लोग हैं अपने आप को यूनाइट करने लगे। और जब अपने आप को यूनाइट करेंगे तो इस क्षेत्र में रहेंगे नहीं, बल्कि इससे निकल के बाहर हो जाएंगे। और यही कारण था पुराना साम्राज्य का विघटन होने लगा। बाकी इन सारी चीज़ों को मैंने अभी आप लोग समझाया किस तरीके से ऑटोमन हैब्सबर्ग और रूसी साम्राज्य का पूरी तरीके से बहुभाषा भाषी नस्लीय विविधता होने के कारण इनका टूटना यहाँ पे अवश्यम्भावी हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग कि विघटन का खतरा क्यों। तो इसमें अब कोई नई चीज़ नहीं है। की पॉइंट तो आप लोग मैंने अभी समझा ही दिया कि भाषाई क्षेत्रीय नस्लीय विविधता ये ऐसे कारक है ना कि ये हमेशा ही समस्या यहाँ पे पैदा करता ही करता है। इसी मामले में मैं भारत का जब एग्जांपल लेता हूँ तो देखिए हमारा भारत यही है, भारत की महानता कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अगर भारत यूनाइट होकर चल रहा है,
एक होके चल रहा है। तो सोचिए कितना भारत के लिए एक चैलेंजिंग काम है और भारत इतना खूबसूरती से चल रहा है। सोचिए यूरोपीय राष्ट्र इन्हीं की वजह से बेचारा कितने कितने टुकड़ों में सब बट गया, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या था? तो देखिए आधुनिकीकरण का अभाव। अब यही है, आधुनिकीकरण का अभाव अब उस राष्ट्रवाद से जुड़ने की ज़रूरत है कि जब राष्ट्रवाद की जब डिमांड थी, चेंज लाना चाहिए उन लोगों को। ये बहुत एक अहम जो चीज़ होता है ना, ये बहुत यहाँ पे मायने रखता है कि जब राष्ट्रवाद का जब मुद्दा पूरी तरीके से हावी हो रहा है, तो लोगों के अंदर जब तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें सारी पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पाएगी ना, तब तक वो राष्ट्रवाद पूरी तरीके से दब नहीं पाएगा। जैसे भारत ही में ले लीजिए, अभी भारत में ठीक है कितना कुछ भी हो, लेकिन कम से कम यहाँ पे इतने सारे लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, इतनी यहाँ पे पाबंदियाँ नहीं हैं, इतना फ्रीडम है यहाँ पूरी तरीके से, फंडामेंटल राइट में इतना भर भर के दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पे भले ही डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको एक ठीक है मॉडर्नाइजेशन का फील होता है कि नहीं, अगर बाकी भी हम अलग जाएँगे, माने अलग जगह जाएँगे, तो उसमें हमारा क्या परिवर्तन आ जाएगा? इतना चीज़ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा और वो चीज़ तो हमें भारत में भी मिल रहा है, तो हमें कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी। तो इसीलिए लेकिन इन लोगों ने क्या किया, तो आधुनिकीकरण के साथ समय के साथ अपने आप को चेंज करने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। और पश्चिमी देशों ने पूरी तरीके से किया। पश्चिमी देशों ने इन द सेंस कि फ्रांस को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, बहुत हद तक जर्मनी को ले लीजिए, इन लोगों ने समय के साथ अपने आप को बदलना शुरू किया, लोगों को अधिकार देना शुरू किया। वहाँ भी थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी थी, लेकिन उन लोगों के द्वारा उसको मैनेज कर लिया गया। ये बेचारा इसी राजवंश, ठीक है, मैंने राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत रह गए। देखिए कैसे ब्रिटेन में, देखिए कब का वहाँ पे मैग्ना कार्टा की अवधारणा आ चुकी थी ब्रिटेन में, गौरवपूर्ण क्रांति, ठीक है, वहाँ पे हो चुकी थी, बिना रक्त बहाए किस तरीके से वहाँ के राजतंत्रात्मक व्यवस्था को डैमेज कर दिया गया उस मध्य वर्ग के द्वारा, उस पूंजीपति वर्ग के द्वारा। तो राजवंश तो वहाँ भी रहा, लेकिन क्या अब वो पावरफुल रहा? बिल्कुल नहीं रहा, नाम मात्र का रह गया वो। और फ्रांस में भी वही चीज़ें यहाँ पे चलते गया। तो वहाँ पे व्यवस्था दूसरी थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं था। नौकरशाही व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि लाठी के दम पे शासन करना क्या है, लंबे समय तक कोई कर सकता है? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। और यही है कि अब 19वीं सदी में जब राष्ट्रवाद का जब तीव्र फैलाव आ रहा है, तो इस तीव्र फैलाव की वजह से जो भी पृथक पृथक जो नस्ल लोग हैं यहाँ पे, चाहे हम लोग ऑटोमन साम्राज्य की बात करें, बार बार मैं जिक्र करूँगा, ठीक है, हैब्सबर्ग, फिर रूसी साम्राज्य की बात करें, इन लोगों के अंदर एक होने का भाव आ रहा है। और एक होने का भाव का मतलब कि हमें इस क्षेत्र में रहना बेकार है, ये बहुत ही पुरातन व्यवस्था से लैस है, बाकी लोग कहाँ का कहाँ पहुँच गए और हम लोग अभी भी दबे कुचले लोग हैं। इसका मतलब कि हमें अपना अलग राष्ट्र बनाना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोग जिस ऑटोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उस ऑटोमन साम्राज्य की नींव कहाँ से पड़ी। तो देखिए आपको ध्यान होगा, शुरुआत से अगर वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं तो किस प्रकार से मैंने आप लोग बताया हुआ था कि एक समय हुआ करता था इतना बड़ा रोमन साम्राज्य, लेकिन वो रोमन साम्राज्य लगभग चौथी पाँचवीं शताब्दी में आते आते बट गया। यहीं से आप देख रहे हैं, ये था पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये था पूर्वी रोमन साम्राज्य। और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य शानदार तरीके से चल रहा था, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है, या फिर जरथुस्त्र धर्म, पारसी धर्म वगैरह काफ़ी यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए तब मिला जब यहाँ पे सऊदी अरबिया के क्षेत्र में, मक्का मदीनों के क्षेत्रों में जब, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का यहाँ पे जन्म हो गया और जिस तरीके से मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, उस मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा, उस मुस्लिम धर्म के शासकों के द्वारा पूरी तरीके से अब इन क्षेत्रों को देखेंगे, छठी सातवीं शताब्दी के बाद से बहुत सारे खलीफा लोग आएंगे, बहुत सारे शासक लोग आएंगे और उन शासकों के द्वारा धीरे 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 इन सारे ही क्षेत्रों पे कंट्रोल करने किया जाने का यहाँ पे प्रयास किया जाने लगा। तो अगला इमेज में आप देख रहे हैं इस्लामिक एम्पायर, ठीक है, जो टाइम लाइन है 622 से धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू किया और 1925 तक अगर देखा जाए मोटे तौर पे, तो देखिए ये तो पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर है, यही है सबसे बड़ा जो ऑटोमन एम्पायर बना। उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ पे सफ़ाविद भी लोग हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों ने अगर भारत का, ठीक है, मिडेवल अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जरूरी, ठीक है, सफ़ाविदों का जिक्र वहाँ पे आता ही आता है। उसके बाद से यहाँ पे मुगल एम्पायर की बात कर लें तो आज जो हमारा जो संबंध है इन सफ़ाविदों से नहीं है, इस मुगल एम्पायर से नहीं है, हमारा जो आज का जो संबंध है इस ऑटोमन एम्पायर से। तो क्या ये ऑटोमन एम्पायर एकाएक बन गया? ऐसा तो नहीं होगा।
तो ऑटोमन एम्पायर की जो एक कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव जो स्टेट है, जो उसका जो पूरी तरीके से जो साम्राज्य विस्तार का जो स्टेट है, वो आता है लगभग ठीक है 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से। अब यहीं से देखेंगे कि 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद से तो ये जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में जो तुर्की का क्षेत्र है, कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों से एक शासक जब बाहर निकल के जब सामने आने लगा अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीतियों के माध्यम से, तो देखिए यहाँ पे 1683 तक इतने बड़े क्षेत्रों में आप मतलब देख पा रहे हैं, इतना बड़ा ये क्षेत्र हो चुका है। आपको मैप में ही आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब इतना बड़ा क्षेत्र तो हो गया, अब सोचिए इतना बड़ा क्षेत्र हो रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि शासकों की निपुणता, पूरी तरीके से मार काट में लोग निपुण थे, कुशल ठीक है योद्धा के रूप में मौजूद थे। बहुत ही ठीक है, अभी वर्तमान में यूट्यूब में एक सीरीज पता नहीं मुझे क्या नाम, ठीक है उस सीरीज का क्या नाम है, बहुत फेमस है, चल रहा है इसी ठीक है ऑटोमन एम्पायर के बेसिस पे ही वो सीरीज चल रहा है। देखिए इतना ठीक है उसमें ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जा रहा है कि उस समय किस तरीके से मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे था। लेकिन वही मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए किसी का भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट होता है, कितना कोई प्रोग्रेस कर लेगा, इसे तो नहीं जाएगा। एक दिन चाहे उसका एक्सपोनेंशियल भी अगर ग्रोथ होगा तो एक समय के बाद ठीक है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट एक पीक में जाने के बाद उसका डिक्लाइन होना तय होता है। और वो समय आ गया लगभग 17वीं शताब्दी में ठीक है शासक की अयोग्यता की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य का डिक्लाइन होने लगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है 1774 से 1830 में, ये है क्रीमिया का क्षेत्र। आपको पता है कि क्रीमिया के युद्ध में ठीक है क्रीमिया की कीचड़ में किस तरीके से इटली का जन्म हुआ, सब मैंने कराया हुआ था पीछे ठीक है। तो क्रीमिया का यहाँ पे लॉस हो गया, ऑटोमन साम्राज्य के हाथ से निकल गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैंने क्रीमिया के युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य के हाथ से नहीं निकला, बाद में निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे रूस की नज़र उस पर पड़ गई थी, रूस का होना यहाँ पे तय था, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद से ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये ठीक है रेड टाइप का जो है ठीक है टेरिटरी लॉस, यहाँ पे ये वाला इलाका धीरे धीरे ये सब छूटते गया। उसके बाद से 1878 से 1944 तक देखिए यहाँ पे जो बीच का जो इलाका है ये सब खत्म हो गया, उसका कंट्रोल से बाहर हो गया। और फाइनली जो 1914 तक आते थे, देखिए ये यहाँ तक का जो इलाका है ठीक है यहीं बच गया था ऑटोमन एम्पायर। और प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते देखेंगे तो ये भी बहुत बड़ा जो एरिया था ये ठीक है सऊदी अरेबिया वगैरह का ठीक है उसके हाथ से निकल गया। तो अब ये जानेंगे कैसे निकला ठीक है, और वर्तमान में कुछ इस टाइप का अगर मैप बनता है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान देना है, बेसिकली इन्हीं एरिया पे ध्यान देना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। इसी को ठीक है बाल्कन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। बाल्कन पेनिनसुला इसीलिए जाना जाता है कि देखिए पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। ये 3 क्षेत्रों से ध्यान रखिएगा, एक तरफ ब्लैक सी है, एक तरफ इधर ठीक है मेडिटेरियन सी है, इधर भी मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे छोटे छोटे सी का नाम है यहाँ पे ठीक है। ये तीनों ही क्षेत्रों से क्षेत्र घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं। ऊपर जाएंगे इधर ठीक है तो उधर बाल्टिक सी मिल जाएगा देखने के लिए, तो बाल्कन और बाल्टिक में आपको ध्यान ठीक है करना चाहिए ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान की सिचुएशन क्या है। तो देखिए वर्तमान में देखिए ये है ग्रीस ठीक है, ग्रीस हो गया, बुल्गारिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, कोसोवो हो गया ठीक है, मोंटीग्रो हो गया, सर्बिया हो गया ठीक है, बोस्निया हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोविया हो गया, हंगरी हो गया इधर ठीक है, स्लोवेनिया हो गया। तो ऐसे जो क्षेत्र जो निकल के आए हैं ना, देखेंगे कि इसमें से कुछ एक क्षेत्र आपको 6-7 क्षेत्र आज देखने के लिए मिलेगा कि कैसे इस ऑटोमन साम्राज्य से ये क्षेत्र ऐसे बारी बारी से जो निकल के आ रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए कोई टीचर भी यहाँ पे कराना नहीं चाहता है। तो थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ ठीक है, सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर शुरुआत करें तो देखिए ऑटोमन साम्राज्य की जो ब्रिटेन की जो शुरुआत है लगभग 17वीं शताब्दी के लास्ट में हो चुकी थी। कार्लोविज का एक समझौता होगा, और इस कार्लोविज के समझौता से 1699 में देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे जो हंगरी होगा बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, हंगरी यहाँ पे आज़ाद हो जाएगा ठीक है। आगे चल के यहाँ पे सर्बिया भी होगा, लेकिन सर्बिया को व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र राष्ट्र ठीक है उसको बाद में यहाँ पे दर्जा दिया जाएगा, जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो हंगरी को आप लोग ध्यान रखिएगा, शुरुआत उसी समय हो चुकी थी 1699 में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन का कारण क्या था ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो
ओटमन साम्राज्य का विघटन का कारण बना। तो ओटमन साम्राज्य मतलब समझ रहे हैं, तुर्की साम्राज्य यही है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। हिंदी में उसको ठीक है उस्मानिया साम्राज्य भी बोलते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ का शासक बहुत ही योग्य शासक, ठीक है, उस्मान अली भी यहाँ पे हुआ है, इसीलिए उसको उस्मानिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनसंख्या की बात करें तो हमेशा देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इस जनसंख्या के फैक्टर को देखना, क्योंकि अगर हम लोग भारत की बात करें तो देखिए किस तरीके से अंग्रेज़ों ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को अगर बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम पे, तो जनसंख्या वहाँ है, ठीक है। अंग्रेज़ सब बड़ा होशियार था, सब जनसंख्या को देख लिया कि कितना बंगाल में मुसलमान है, कितना ठीक है बांग्लादेश में मुसलमान है, उसके आधार पे कितना सब ठीक है जो डिवाइड एंड कन्कर फुट डालो और राज करो की नीति को अपनाया अंग्रेजों ने, ठीक है, बड़ा शानदार से काम किया। देखिए सब सीख के आया हुआ था सब अंग्रेज सब, क्योंकि सारा परिवर्तन उसी यूरोपीय साम्राज्य में, उसी यूरोपीय समाज में हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे देखिए अगर जनसंख्या को देखेंगे तो शासक वर्ग वहाँ पे पूरी तरीके से मुस्लिम था, अर्थात जो वहाँ पे शासन कर रहा है। लेकिन जो प्रजा थी, बहुसंख्यक जो प्रजा थी, खासकर अगर बाल्कन प्रायद्वीप की तरफ देखेंगे तो वो तो ठीक है क्रिश्चियनिटी वाला क्षेत्र था, ईसाई वाला क्षेत्र था। बहुत पहले वहाँ पे ठीक है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि ईसा का जन्म तो ठीक है 0 शताब्दी ही एक तरीके से माना जाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म का तो 6ठी-7वीं शताब्दी में ही धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ। तो तब तक वहाँ पे ठीक है एक बहुत बड़े मात्रा में वहाँ के लोग ईसाई धर्म को वहाँ पे अपना चुके थे, और इसीलिए वहाँ पे जब देखिए जब कंट्रोल भी हुआ 6ठी-7वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे कंट्रोल होना पे शुरू हुआ, तो शासक तो मुस्लिम रहा, लेकिन वहाँ की जो प्रजा थी, ठीक है, कुछ ना कुछ कन्वर्जन हुआ होगा, वहाँ पे धर्मांतरण हुआ होगा, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ के लोग ईसाई धर्म को ही मानते थे। अब यही समझना है कि जब शासक वर्ग मुस्लिम है यहाँ पे और प्रजा ईसाई है, तो गैर मुस्लिमों का यहाँ पे शोषण भी होता था, अर्थात जो भी गैर मुस्लिम लोग थे उन शासकों के द्वारा पे शोषण होता था, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं उस समय, चाहे हम लोग भारत की बात करें चाहे यूरोप की बात कर ले, ठीक है, उस समय ठीक है जिस तरह का सिचुएशन था कहीं यहाँ पे अछूता नहीं है, आपको समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, वो हुआ ही हुआ है। अब यही है कि अब जब राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि आपको पता है कि जस्ट अब बगल में ही इटली का एकीकरण हो रहा है, जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा है, तो अब इनके अंदर भी तो वो भावनाएं आ रही है। पूरा का पूरा प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो चुका है, एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये भी तो उस चीज़ से अवगत हो रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है। अब इतना बड़ा देखिए जो चेंज आ रहा है, इस चेंज को उन मुस्लिम शासकों के द्वारा रोका नहीं जा सका, अर्थात अगर रोका नहीं जा रहा है तो अयोग्य ही बोला जाएगा। अब उन लोगों के द्वारा पृथक पृथक यहाँ पे राष्ट्र की यहाँ पे मांग भी की जाने लगी, और देखिए वहाँ पे जो भी सरकारी सेवाएं होती थी, उस सरकारी सेवाओं में जो भाषा है अपनी अपनी भाषा बोलने की इजाज़त दी गई थी। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, भाषा के नाम पे राष्ट्रवाद, जैसे इसको आंध्र प्रदेश के नाम से, ठीक है, जो अभी राज्य जो गठित हुआ है, यानी आज़ादी के बाद से पहला राज्य, ठीक है, भाषाई के आधार पे तो वहीं गठन हुआ। देखिए किस तरीके से वहाँ के लोगों ने एक नेशनलिज्म का जो भाव दिखाएगा कि नहीं भाई तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं हमको एक ही में रहना है, तो कुछ यही भाव आपको समझना है, ठीक है। भाषाई राष्ट्रवाद वहाँ पे जन्म ले लिया कि अब सब लोगों को लग रहा है कि अगर हम एक भाषा को बोल रहे हैं तो फिर पूरे के पूरे हम लोग जो एक एक भाषा को बोल रहे हैं, हम लोग एक कम्युनिटी, एक क्षेत्र यहाँ पे पूरी तरीके से क्यों नहीं बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब यहाँ पे जो क्षेत्र था ये सारी ही चीज़ें हिलोरे लेने लगे, जैसे कि यूरोप में बोस्निया का क्षेत्र है, ठीक है, सारा मैप में दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। हर्जगोविनिया का क्षेत्र है, यूनान का है, अल्बानिया है, बाल्कन है, ठीक है, मैंने बाल्कन में तो यहाँ पे टोटल नहीं आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो भी 4-5 ठीक है 6 क्षेत्र है ये यूरोप का क्षेत्र है। उसी तरीके से अगर एशिया अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, अरब, ईरान, ठीक है, ईरान और ठीक है एक इराक होगा, ठीक है, ईरान और एक इराक होगा। यहाँ पे भी वही क्षेत्र था, मैंने यहाँ पे भी वही हाल था। नेशनलिज्म का भाव धीरे धीरे यहाँ पे उफान मार रहा है, और अब इसका बंटना तय हो गया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रों का स्वार्थ भी था, क्योंकि इसकी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी थी यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की कि बिल्कुल ये मेडिटेरियन सी के यहाँ पे, ठीक है, किनारे पड़ता था, और उस समय काफ़ी अच्छा खासा यहाँ इधर व्यापार भी होता था, और इस क्षेत्र में बहुत सारे जो लोग थे जैसे क्रिश्चियनिटी ही लोग थे,
तो फ्रांस को भी ये चाहत थी कि भाई जो भी क्रिश्चियनिटी वाला एरिया है हमारा हो जाए। कुछ स्लाव जनजाति के लोग थे, स्लाव जनजाति वाला में रूस का था, क्योंकि रूस भी एक स्लाव जनजाति वाला, ठीक है, मैंने स्लाव जाति वाला एक बहुत बहुल एरिया था। उसको भी लगता था कि अगर इसका डिवीजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसके क्षेत्रों पे हमारा अधिकार हो जाएगा। ब्लैक सी को लेकर रूस बड़ा यहाँ पे, ठीक है, एग्रेसिव मोड में रहता था। ऑस्ट्रिया को भी ये डर था कि अगर ये आंदोलन भड़का, अगर यहाँ के लोग, ठीक है, पूरी तरीके से डिमांड करने लगे, तो ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों में भी स्लाव जाति के लोग थे, वहाँ भी हिंसा भड़क जाएगी। तो कुल मिला के यूरोपीय राष्ट्रों का स्वार्थ यहाँ पे भर भर के आपको देखने के लिए मिलेगा। होता है ना, ठीक है, कि खरबूजा जब कटेगा तो सब में बटेगा। या फिर ऐसे आप एग्जाम्पल से सोचिए कि जब किसी क्षेत्र में या फिर गांव में, शहरों में जब देखेंगे कि वहाँ पे जो वंश खत्म हो जाता है, वंश माने, ठीक है, जो भी अब तो खैर बहुत ही डैमेज हो गया, ठीक है, फिर भी भारत में है, अगर एक वंश खत्म हो जाएगा तो अगल बगल वाले जो लोग हैं बिल्कुल गिद्ध की तरह, ठीक है, देखने लगेंगे कि कब वंश उसका ख़त्म हो गया है। बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, ठीक है, तो उनको, ठीक है, कहीं ना कहीं डैमेज करके उनके सारे ही क्षेत्रों को, उनके धन दौलत को यहाँ पे लूट लिया जाए। तो कुछ यही हाल था। ऑटोमन साम्राज्य उस समय, ठीक है, यूरोप का पूरी तरीके से मरीज बन चुका था। तो मरीज जब बन चुका था, मरने वाला था, उसका डिक्लाइन हो ही रहा था, तो यूरोपीय राष्ट्र एकदम गिद्ध की तरह उस पर नज़र अपना गड़ाए हुए थे, और ज़रूरत पड़ने पे वे आंतरिक मामलों में उसके हस्तक्षेप भी करते थे, क्योंकि अब वहाँ पे वो वाली बात नहीं रह गई जो कि 14वीं 15वीं शताब्दी में वहाँ पे होती थी। अब यही है, देखिए यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, सेम ही है। अब देखिए कैसे कैसे इसका डिक्लाइन होता है, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसकी शुरुआत जो होती है बाल्कन समस्या से होती है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन इतना आपको आसान लगेगा ये टॉपिक, ठीक है। पूर्वी समस्या अर्थात बाल्कन समस्या यही है मेन। अगर इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए, ठीक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखिए ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी तो पूरी तरीके से जग जाहिर हो ही चुकी थी, कोई अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। इसीलिए इसको सिक मैन ऑफ यूरोप बोला गया, माने बीमार व्यक्ति, ठीक है, बीमार यूरोप का बीमार व्यक्ति के रूप में ऑटोमन साम्राज्य को जाना जाता था। जब ये था तो यूरोपीय शक्ति बिल्कुल अपना लार सब टपका रहा था, क्योंकि हर एक उस समय यूरोपीय जो शक्ति था, देखेंगे तो उपनिवेशवाद का दौर उस समय चल पड़ा था। सबको था कि किस तरीके से अपने क्षेत्र को बड़ा करना, क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्र होगा उनके पास रिसोर्स आएगा, उनके पास, ठीक है, मानव संसाधन आएगा, उससे वे तेज़ी से यहाँ पे ग्रो भी कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे यहाँ पे कि यूरोपीय शक्तियों का साम्राज्यवाद पूरी तरीके से हावी हो रहा था, बढ़ते जा रहा था अत्यधिक लाभ के लिए। और इस अत्यधिक लाभ की वजह से यही तो कारण था कि परस्पर हित। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर वंश खत्म हो रहा है किसी एक घर पे, तो बगल वाले पड़ोसी, ठीक है, बिल्कुल गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए रखेंगे। लेकिन सोचिए क्या इतना आसान होगा? इसमें से जो पावरफुल व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि सारा चीज़ का क्षेत्र मेरा हो जाए, सारा उसकी धन जायदाद हमारा हो जाए। बगल वाला भी, ठीक है, नज़र गड़ाए रखेगा कि हम भी तो कुछ लेंगे। सबसे कमज़ोर से कमज़ोर होगा वो भी चाहेगा कि हम भी जो भी वहाँ से, ठीक है, छोटा मोटा सामान भी अगर मिल जाए तो हम, ठीक है, लेके वहाँ से निकल लेंगे। यही हाल था कि इनका परस्पर हित पूरी तरीके से यहाँ पे अब टकरा रहा था। अब यही है बाल्कन का क्षेत्र, आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको बताया हुआ था अभी, ठीक है, यही है। इधर एड्रियाटिक सी है, इधर ब्लैक सी है, और नीचे आपको देखेंगे, ठीक है, इधर आयोनियन, इधर, ठीक है, एल्गियन सी है, पूरा पूरा मेडिटेरियन सी का एरिया है। यही जो क्षेत्र है यही है पूरा पूरा बाल्कन, ठीक है, पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे कैसे बटा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं विभिन्न राष्ट्रों का स्वार्थ। अब उस समय जो भी राष्ट्र थे, आपको पता है कि सोवियत रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऐसे ही तो राष्ट्र थे उस समय, बड़े बड़े जो क्षेत्र यहाँ पे बन चुके थे। अब इनका सबका, ठीक है, कुछ न कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट है, विदाउट इंटरेस्ट कुछ करने वाले है नहीं। तो जैसे रूस का था, रूस का क्या इंटरेस्ट था, तो इसका दो तरह का हित था। एक अल्पकालिक हित, मैंने अल्पकालिक, इंस्टेंट हमको चाहिए ही चाहिए, वो था ब्लैक सी। ब्लैक सी में जैसे कि मैंने बताया था अभी, क्रीमिया वाला क्षेत्र, वो बार बार रूस उसको, ठीक है, लेना चाहता था। और दूसरा था इसका कि बास्फोरस और डार्डेनल्स, ठीक है, देखिए यही है, सी ऑफ मरबरा और इधर ब्लैक सी को जोड़ता है एक स्टेट है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट, बहुत ही फेमस है, कितने बार इसको पूछा जा चुका है।
उसके बाद जस्ट देखेंगे इधर तुर्की के बीच में, ठीक है, जो तुर्की का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो एगियन सी है और सी और मरपरा है, यहीं पे है आपको एक डार्डेनल्स स्टेट यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेट में खाड़ी होता है, संकरा क्षेत्र जो, ठीक है, दो जलधाराओं को जोड़ेगा और दो स्थलखंडों को अलग करेगा। अब यही है यह स्टेट। अब इसको था कि अगर ब्लैक सी में अगर हमारा कंट्रोल हो जाए तो भाई इधर भी कंट्रोल कर लेंगे, और रूस का जब इधर कंट्रोल हो जाएगा तो अपना युद्ध पोत वगैरह सीधे मेडिटेरियन सी में ला लेगा। और मेडिटेरियन सी में लाने का मतलब था कि उस समय मेडिटेरियन सी में, ठीक है, अच्छा खासा मात्रा में जो ब्रिटेन जो व्यापार करता था उसका तो रास्ता ही था। और चल के 1869 में जब सुएज नहर का भी निर्माण हो गया तो रास्ता पूरी तरीके से और, ठीक है, खुल गया। अब यही आपको समझना है कि देखिए कितना रूस की जो महत्वाकांक्षा यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि रूस ऊपर नहीं जा सकता है, आर्कटिक ओशियन है, पूरा पूरा बर्फ जमा रहता है, तो उधर वहाँ से तो जहाज चला ही नहीं सकता था। दीर्घकालीन हित भी था इसका कि अगर जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य इसका, ठीक है, अगर इसका विभाजन होता है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पे, खासकर जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि स्लाव कम्युनिटी वाले जैसे लोगों पे, ठीक है, वहाँ पे उसका कंट्रोल होना। सोचिए इतना बड़ा जियांट कंट्री, 1990-91 में जब सोवियत रूस टूटा तो 15 क्षेत्र, ठीक है, उससे अलग हुए। वो सब मिलाने के बाद सोचिए कि अभी भी रूस की नज़र थी इस ऑटोमन साम्राज्य में कि ऑटोमन साम्राज्य का जब विघटन होगा तो उसके बहुत बड़े क्षेत्रों को हम लेंगे। सोचिए कैसे चला पाता हो। लेकिन यही है महत्वाकांक्षा कि कोई नहीं चाहेगा कि भाई मनुष्य की जो, ठीक है, लालच की कोई सीमा नहीं होती है। तो आप यहाँ पे समझ लिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रिटेन की। ब्रिटेन के साथ यही समस्या है कि ब्रिटेन अब देख रहा है कि भाई रसिया अगर आ गया, सोवियत रूस अगर आ गया मेडिटेरियन सी में तो हमारी समस्या हो जाएगी। इसीलिए चाह रहा है कि नहीं भाई, जो भी है ना ये सिक मैन ऑफ यूरोप, ये जो ऑटोमन एम्पायर है भाई, जैसे रह रहा है ना किसी तरह स्टेबलाइज रहे। ये हर हाल में विभाजन को रोकना चाहता था। इसको लगता था कि अगर ये टूट गया तो यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, और ब्रिटेन का एक ही इच्छा था कि यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे, और हम जो है उपनिवेशों में, खासकर भारत उस समय उसका एकदम, ठीक है, बने बिलव्ड वाला उपनिवेश था, जैसे मन करे वैसे भारत से, ठीक है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोने की होता है ना, मतलब सोने की मुर्गी उसको मिल गई थी। लेकिन अब उसको डर लग रहा था इसका, ठीक है, व्यापार पूरी तरीके से बाधित होने लगता, क्योंकि मेडिटेरियन सी का जो इलाका है, अब ब्रिटेन आएगा इधर से, रसिया यहाँ पे अगर रहेगा पोत वगैरह लेके, सोचिए ये वाला इलाका पे इधर रसिया आकर रहेगा तो समस्या तो होगा ही होगा। खुद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का हित सब टकरा जाएगा, समस्या होना तय है यहाँ पे। और ये भी चाहता था कि अगर ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, अगर बीमार रहेगा तो वहाँ से जितना मन करे हम रियायत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला इलाका है। देखिए ऑटोमन एम्पायर का अगर एक वाला इलाका है तो एक मनमानी करना होता है ना। जब एक पावरफुल एक कंट्री, जब ब्रिटेन जब उभर रहा है तो ऑटोमन साम्राज्य को तो बहुत अधिक कुछ बूझने वाला नहीं है। उसको चाहिए था कि भाई जितना हो सके इस क्षेत्र सब गुजरे तो हमको कम से कम, ठीक है, वहाँ पे शुल्क देना पड़े या फिर नहीं ही देना पड़े। यही तो प्रक्रिया चल रही है, आपको दिखाई देगा। बिल्कुल लिंक है, देखिए आप लोग, ठीक है, बस डेली आप लोग बने रहिए मेरे साथ, कहीं से आपको कोई समस्या नहीं होगी पूरे हिस्ट्री में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में। अब यहीं पे देखें, यहाँ पे अब बारी आता है यहाँ पे हैब्सबर्ग साम्राज्य की, अर्थात ऑस्ट्रिया की। इसका क्या था, तो देखिए यहाँ पे हैब्सबर्ग साम्राज्य को आप पहले समझ चुके हैं कि वहाँ भी डाइवर्सिटी बहुत अधिक थी। एक तरफ जर्मन लोग थे बहुत सारे, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्लाव जो जाति थी, ठीक है, वहाँ पे भी भारी मात्रा में मौजूद थी। तो ये चैलेंज तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के साथ था, जो चैलेंज ऑटोमन साम्राज्य के साथ था वही चैलेंज हैब्सबर्ग साम्राज्य के साथ था, अर्थात ऑस्ट्रिया के साथ था। डाइवर्सिटी बहुत अधिक थी। अगर हम लोग स्लाव जाति की बात करें पूरे के पूरे यूरोप में, तो देखिए रूस में सबसे अधिक था स्लाव जाति, और सिर्फ रूस में नहीं था, वो स्लाव जाति देखिए ऑस्ट्रिया में भी है यहाँ पे। अब स्लाव जाति ऑस्ट्रिया में है, इसके अलावा ऑटोमन साम्राज्य में भी है। तो सोचिए अब रूस में सबसे अधिक अगर उस कम्युनिटी के लोग हैं तो रूस क्या चाहेगा कि सारे के सारे लोग मिल के हमारे में क्यों ना मिल जाए। और यही कारण है कि देखेंगे कि बीच में एक जो सर्बिया का जो क्षेत्र था, मैंने अभी आप लोग दिखाया हुआ था कुछ देर पहले, ठीक है, इस सर्बिया में भी स्लाव जाति के काफ़ी लोग मौजूद थे। और सर्बिया का कहने का मतलब है, जब जब मैं बोली तो आप समझ लीजिएगा रूस, ठीक है, माने रूस का पूरा सपोर्ट था, आंख मूंद के, ठीक है, रूस सर्बिया को सपोर्ट करता था, क्योंकि सर्बिया की भौगोलिक अवस्थिति यूरोप में थी। और ठीक है, रूस भी चाहता था कि यूरोप के पूर्वी भागों में एक बहुत बड़ी स्लाव कम्युनिटी वाली अगर, ठीक है, कोई अगर देश बन जाए, कोई राष्ट्र बन जाए, तो फिर हमारा जो उनसे संबंध होगा बहुत बेहतरीन होगा।
अब यही तो है कि रूस अब क्या करने लगा, तो सर्बिया के माध्यम से यूरोप में पूरी तरीके से भड़काने लगा। जहाँ जहाँ स्लाव जाति के लोग थे भड़काने लगा। ये सर्बिया वाला ऑस्ट्रिया में भी जाकर सब भड़का देता था। अब सोचिए क्या ऐसा कोई देश बर्दाश्त कर पाएगा? ठीक है, अभी क्या होता है कि भाई देखिए भारत पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान वाले अगर टेररिज्म को, ठीक है, एक रिलीजन बेस पे अगर वो लोग, ठीक है, इसको अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ के लोग चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, जब बात आती है राष्ट्र की तो कोई तो छोड़ने वाला है नहीं। अब स्लावादी आंदोलन एक लहर वहाँ पे दौड़ पड़ा उस सर्बिया के मतलब नेतृत्व में रूस के समर्थन से, और ऑस्ट्रिया, ठीक है, चिंतित होना इसका तय था, इसको भी डर लग रहा था, ठीक है। और साथ में ऑटोमन साम्राज्य, भाई ये तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, बेचारा करे तो करे क्या, इतना कमज़ोर हो चुका था, सिक मैन ऑफ यूरोप हो चुका था। समस्या तो थी ही यहाँ पे, उम्मीद है इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। जर्मनी की बात करें तो देखिए जर्मनी को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से सेरेवा और सेडान के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया, फ्रांस को हराया, और फ्रांस को हराने के बाद से जो फ्रांस में जो वर्साय के महल में, ठीक है, जो पेरिस जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में देखिए बिस्मार्क के द्वारा जो किया गया था, अब आपको, ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा। बिस्मार्क की जो विदेश नीति थी बहुत ही जटिल विदेश नीति वाला आदमी था, लेकिन इतना तो था कि अपने आप को यूरोप में बिल्कुल ही कभी यूरोप का मतलब हेड फ्रांस हुआ करता था, लेकिन अब वो, ठीक है, कहीं ना कहीं पेरिस से चल के वो चला गया है, ठीक है, जर्मनी चला गया है, फ्रैंकफर्ट में, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं कि पेरिस से चल के कहीं ना कहीं वो, ठीक है, बर्लिन में चला गया है, जर्मनी में चला गया है। तो अब यहाँ पे समझना है कि बिस्मार्क ऑलरेडी इतना बड़ा मिस्टेक कहिए या फिर जो भी कहिए इसको, ठीक है, जो उसने फ्रांस के साथ किया वो तो घुटिया राजनीति को पूरी तरीके से बढ़ा रहा था और चाह रहा था कि कैसे करके हम ऑस्ट्रिया को अपने मिला ले, रूस को अपने मिला ले, क्योंकि ठीक है ऑलरेडी वो इटली तो था ही उस पर, जर्मनी में, जर्मनी इटली, लेकिन अब ऑस्ट्रिया और रूस को वो मिलाने के फिराक में ही था। लेकिन यही है कि एक मयान में दो तलवार यहाँ पे नहीं रह सकता है, क्योंकि पीछे मैंने अभी आपको जब यहाँ पे दिखा दिया है कि रूस हर हाल में स्लाव कम्युनिटी को प्रमोट कर रहा है, ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों में, ठीक है, वो हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे बिस्मार्क के लिए बहुत ही यहाँ पे टफ डिसीजन होने वाला था, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मजबूरन इसको अब एक ही चुनना पड़ा, ऑस्ट्रिया का समर्थन। सोचिए अगर बिस्मार्क, अगर जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में अगर ऑस्ट्रिया को भी मिला लिया होता और रूस को भी मिला लिया होता तो फिर मामला डिसीजन, ठीक है, उस समय जो भी परिणाम होता कुछ और होता, लेकिन यही आपको समझना है। लेकिन ऐसा चूंकि नहीं हो पाया तो ऑस्ट्रिया का यहाँ पे समर्थन मजबूरन करना पड़ेगा। बर्लिन कांग्रेस जब 1878 में आएगा, ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग समझेंगे, अभी जस्ट अगला आने वाला है। इटली को क्रीमिया से लाभ तो हुआ ही था, क्रीमिया के कीचड़ में ही, ठीक है, इटली का पूरी तरीके से कीकड़ हुआ। तो ठीक है, बोलते हैं ना कि ठीक है बहती गंगा में हाथ धोना, तो कुछ यही हाल था इटली का। इटली ने भी, ठीक है, लगभग ऑटोमन साम्राज्य से फ़ायदा कहीं न कहीं वो उठा ही लिया था। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ना किस तरीके से आपस में यूरोपीय राष्ट्रों के हित परस्पर टकरा रहे हैं, और इसमें एक ही है, व्यापारिक हित को समझिए, ठीक है, फ़ायदा व्यापारिक हित के रूप में नेशनलिज्म, ठीक है, अपने कम्युनिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे ये लोग सब करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑटोमन साम्राज्य का, ठीक है, निरंतर विभाजन, कैसे अब विभाजन होता गया, यही क्षेत्रों को आपको समझना, इसको समझ गए पूरा आप समझ जाएंगे। अब देखिए पहला बार बात करते हैं हम लोग यूनान का। तो देखिए अब यूनान में सबसे पहले विद्रोह यहाँ पे भड़कता 1821 में। जब 1821 में जब विद्रोह भड़केगा तो सोचिए इस यूनान का जो, ठीक है, जो क्षेत्रों में जब भड़केगा तो कभी कभी देखिए ऑटोमन साम्राज्य का भाग हुआ करता था। और आपको पता है कि उस समय कंसल्ट ऑफ यूरोप बड़ी मजबूती से यूरोप में खड़ा था। बीना कांग्रेस भी आ चुका था उस समय 1821 में, मेटरनिक भी आ चुका था। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया भी था कि इन लोगों ने क्या किया कि यूनान में चूंकि एक, ठीक है, अपने लोग वहाँ पे मौजूद थे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग मौजूद थे, तो इन्होंने उस प्रगतिशीलता को दबाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो दबाते तो ईसाई लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। अर्थात ये लोग ऑटोमन साम्राज्य के विरोध में जाके
उस यूनान को सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। और 1832 में जो यूनान का जो क्षेत्र है ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। अब इसका मतलब वही है, ध्यान रखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य से अगर यूनान अलग हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो यूरोप में कंसल्ट ऑफ जो यूरोप है वहाँ उसकी शक्ति तो आप कम बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है। अब फिर डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि एक ही व्यक्ति दो तरह की विचारधाराओं से चल रहा है। एक तो प्रगतिशीलता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसी प्रगतिशीलता के माध्यम से जब अपने विपक्षी लोग होते हैं वहाँ पे अपने लोगों को सह दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह देखिए खड़ा करता है जरूर। दूसरी अगर हम लोग बात कर रहे हैं पे रोमानिया की, तो रोमानिया पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ। तो 1856 में क्या हुआ है, देखिए पेरिस शांति यहाँ पे सम्मेलन हुआ। आपको याद होगा कि क्रीमिया का जब युद्ध हुआ था, उस क्रीमिया के युद्ध में 1856 में पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था। आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए उस पेरिस शांति सम्मेलन में, ठीक है। आपको ये भी पता था कि रूस को मैंने बिल्कुल रूस ने बॉयकॉट कर दिया था उसी समय, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है, थोड़ा बहुत तनाव का दौर भी वहाँ पे चल रहा था। तो पेरिस शांति सम्मेलन में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रोमानिया को, ठीक है, अलग होने से यहाँ पे रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि इस पेरिस शांति सम्मेलन आपको समझना है कि इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और ऑटोमन साम्राज्य भी था, और इन लोगों ने उस क्रीमिया के युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का साथ दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझना है कि एक रूम जनसंख्या थी, ठीक है, रूम, ठीक है, लोग कम बने, रूम कम्युनिटी लोग जो मौजूद थी, ये लोग मोल्डेविया में थे, वेलेसिया में थे। अब यही इलाका है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल यूनान के आसपास का ही क्षेत्र है, मोल्डेविया है, वेनेसिया है, ठीक है। इन दोनों ही क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही क्षेत्रों को क्या किया गया, तो ऑटोमन साम्राज्य के बड़ी होशियारी से इसके अधीन कर दिया गया कि लो ये तुम्हारा क्षेत्र है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब ऑटोमन साम्राज्य को यहाँ पे जब अधीन कर दिया गया यहाँ पे, तो पूरी तरीके से आगे चल के अब इसी ऑटोमन साम्राज्य के जब अधीन किया जाएगा तो रोमानिया पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1859 में पूरी तरीके से रूस का सपोर्ट मिलेगा। इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा कि इस रोमानिया का क्षेत्र उस ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो जाएगा। अर्थात इस मोल्डेविया और वेलेसिया में जो कंट्रोल था ऑटोमन साम्राज्य, यहाँ पे हिंसा भड़क जाएगी और इन क्षेत्रों को मिला के, ठीक है, रोमानिया का क्षेत्र बना दिया जाएगा। अर्थात, ठीक है, स्वतंत्र रोमानिया का पूरी तरीके से यहाँ पे गठन हो जाएगा। तो देखिए एक तो यूनान बन गया और दूसरा यहाँ पे आपको रोमानिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बर्लिन कांग्रेस में। चूँकि अब यहाँ से क्या होगा तो कुछ और भी क्षेत्रों का पूरी तरीके से जन्म होगा, जैसे कि सर्बिया आएगा, ठीक है, मोंटेनिग्रो आएगा, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे थोड़ा इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बर्लिन कांग्रेस 1878 में आपको समझना है कि इसको बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए स्लाव जाति के बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया हुआ है, ठीक है। ये जो स्लाव जाति थी ये 4 क्षेत्रों में मौजूद थी। एक तो मोंटेनिग्रो में, दूसरी तरफ यहाँ पे सर्बिया में, और मोंटेनिग्रो में सर्बिया बोल रहा हूँ तो सर्बिया को मैंने बोला था कि सर्बिया को बोलने का मतलब इसके पीछे एक बड़ी शक्ति रूस का पूरी तरीके से यहाँ पे हाथ है। दूसरी तरफ यहाँ पे स्लाव कम्युनिटी बोस्निया में भी है और हर्जेगोविना में भी है। अब उस समय जो, ठीक है, बोस्निया देखिए यहाँ पे है और जो हर्जेगोविना है, ठीक है, यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बोस्निया, ठीक है, और रोमानिया है इधर, ठीक है, बोस्निया और इसी के बगल में, ठीक है, बोस्निया और ये इन्हीं क्षेत्रों के आसपास आपको देख लीजिएगा आप लोग मैप में, ठीक है, हर्जेगोविना का क्षेत्र यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों का जो कंट्रोल था उस ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। अब यहाँ पे सर्बिया के द्वारा क्या किया गया, तो जिस तरीके से सर्बिया ने ऑस्ट्रिया में स्लाव जो एक मूवमेंट जो छेड़ रखा हुआ था, मैंने ऑस्ट्रिया में स्लाव जो जाति के लोग थे उनको अपने में मिलाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे सर्बिया के द्वारा फिर से वही एक भड़काऊ जो आंदोलन जो था, ठीक है, छेड़ा गया ऑटोमन साम्राज्य में कि भाई वहाँ के लोग निकल के हमारे में आके मिल जाए। अब ऑटोमन साम्राज्य को, ठीक है, रहा नहीं गया। जो भी बोस्निया और हर्जेगोविना में जो ऑटोमन साम्राज्य का भाग था, इनके लोग जब विद्रोह करने लगे तो ऑटोमन साम्राज्य के शासकों के द्वारा उग्र दमन यहाँ पे किया गया। ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से के वहाँ पे मारा गया, काटा गया। सोचिए जब ऐसा उग्र दमन होगा तो क्या रूस बैठा रहेगा। अब यहाँ पे रूस को मौका मिल गया, क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, उस क्रीमिया के युद्ध में बेचारा रूस हारा हुआ था। यूरोपीय राष्ट्रों ने जब
ऑटोमन साम्राज्य को सपोर्ट किया था। यहाँ बेचारा ठीक है ऑटोमन साम्राज्य अकेला पड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर रूस यहाँ पे आ गया, एकदम घुस के आ गया। लेकिन फिर भी रूस को डर तो जरूर था कि कहीं यूरोपीय राष्ट्र इसको साथ न दे दे। लेकिन चूंकि इस बार गलती इस पर भी थी, ऑटोमन साम्राज्य में भी थी, उग्र दमन करने के पूरी तरीके से मूड में था, तो ये अपने लोगों को ठीक है सेविंग करने के लिए आएगा, बचाने के लिए आएगा, सर्बिया का सपोर्ट करेगा। लेकिन रूस आएगा तो सबसे पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था उसमें डिजराइली, उसको बोलेगा कि देखो भाई हमारे लोगों को द्वारा यहाँ पे ठीक है ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा उस मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे दबाया जा रहा है, तो भाई उनको संरक्षण चाहिए, आप कीजिए। डिजराइली ने आश्वासन भी दिया लेकिन कुछ खास आश्वासन तो दिया नहीं, ये चाह नहीं रहा था कि बेफालतू हम जाके ठीक है वहाँ के आंतरिक मुद्दों पे पड़े। और यही हुआ, अब इस रूस का सब्र का बांध टूट गया। रूस ने भी सीधे ही ऑटोमन साम्राज्य पे अटैक कर दिया और उस ऑटोमन साम्राज्य को जो सिख मैन ऑफ यूरोप बन चुका था ठीक है इसको झुकने पे मजबूर कर दिया। और यहीं पे एक बड़ा संधि करना पड़ा, सेंट स्टीफेनो की संधि 1877 में। अब ध्यान रखिएगा, जब सेंट स्टीफेनो की संधि होगी ना तो ये संधि सिर्फ दो लोगों के बीच हुआ, एक ऑटोमन साम्राज्य और एक हो जाएगा रूसी साम्राज्य के बीच। अब इसमें रूस ने पूरा अपना ज़बरदस्ती किया, पूरा अपना मनमानी किया, ब्लैक सी को अपने कंट्रोल में ले लिया। बोला कि अब युद्ध पोत वगैरह ब्लैक सी में सिर्फ और सिर्फ हमारा जाएगा, अर्थात बाकी वहाँ पे जो भी कंट्री है किसी का भी वहाँ पे युद्ध पोत मूवमेंट नहीं करेगा। सोचिए कितना बड़ा। और ग्रेटर बुल्गारिया पूरे के पूरे वो एरिया था, ये बोस्निया हर्जेगोविना के क्षेत्र को मिला के, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में ना, इस पूरे के पूरे एरिया में ग्रेटर बुल्गारिया का पूरी तरीके से रसिया ने निर्माण कर दिया, स्लाव कम्युनिटी के जहाँ पे लोग मौजूद थे। अब जैसे ही ये मामला हुआ, अब ऊपर से देख रहा है ठीक है ब्रिटेन देख रहा है कि अरे भाई ये क्या किया रूस ने तो पूरा ब्लैक सी में अब तो मेडिटेरियन सी में आ जाएगा, अब ब्रिटेन के व्यापारिक हितों से टकराहट होगा, बड़ी समस्या थी। तुरंत ब्रिटेन ने रूस को चेताया कि देखो सेंट स्टीफेनो की संधि जितना जल्दी हो सके रद्द करो, नहीं तो हम लोग तुम पे अटैक कर देंगे। अब यही मामला था ठीक है। रूस भी इसमें थोड़ा नरमता से उसका पेश आना तय था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रिटेन नहीं था, ब्रिटेन के साथ फ्रांस था, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिस्मार्क उसमें ठीक है वो भी यहाँ पे मौजूद था। इसीलिए अब ब्रिटेन के दबाव से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस ब्रिटेन के दबाव से एक ठीक है सत्ता संतुलन करने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। अब सोचिए, अब पहले जहाँ कहीं भी कोई संधि होती थी तो संधि पेरिस में होती थी, लेकिन अब ब्रिटेन ने बोला था रूस को कि देखो अब तो भाई यूरोप में नया बॉस यहाँ पे आ चुका है, शक्ति का केंद्र आ चुका है और वो है बिस्मार्क अर्थात जर्मनी में ठीक है। अब यहीं पे बुलाया जाएगा बर्लिन कांग्रेस, यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इसी का संबंध है, इसको 1878 में बर्लिन कांग्रेस बुलाया गया है ताकि ये जो सेंट स्टीफेनो की जो संधि है इसको रद्द करवाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ठीक है। अब आपको ठीक है, वही मैंने राम कहानी बताया था कि बिस्मार्क की विदेश नीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, वो गुटी राजनीति पे पूरी तरीके से बल दे रहा, तो चाहता था कि ऑस्ट्रिया और वो सब हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन ये जो बर्लिन कांग्रेस है ना, इस बर्लिन कांग्रेस में रूस को ठीक है अब विवश कर दिया कि देखो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है, या तो तुम रसिया का सपोर्ट करो या तो फिर ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करो। अब यही ठीक है समस्या का कारण है। और अब बिस्मार्क के पास एक ही विकल्प था, या तो ऑस्ट्रिया या तो रूस। गेस करिए किसको सपोर्ट करेगा। बगल में जर्मनी है, बगल में ऑस्ट्रिया है और जर्मनी से दूर उधर रूस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी सबसे पहले अपने पड़ोसियों को ही सपोर्ट करेगा ठीक है। और फिर बिस्मार्क ने यही किया। देखिए कैसा नियम लाया यहाँ पे ठीक है। बिस्मार्क इसने क्या किया कि देखो भाई बहुत लड़ रहे हो बोस्निया और हर्जेगोविना को लेकर ठीक है, बोस्निया और हर्जेगोविना का जो क्षेत्र है हम इसको क्या कर रहे हैं कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन डाल दे रहे हैं कि भाई कंट्रोल किस में होगा, हैब्सबर्ग साम्राज्य का कंट्रोल होगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही सोचिए हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो कंट्रोल होगा बोस्निया हर्जेगोविना में, जो ग्रेटर बुल्गारिया जो बनाया गया था आपको ठीक है, मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे ठीक है। हैब्सबर्ग साम्राज्य के जब इसको अधीन किया गया तो अब सर्बिया रूस पूरी तरीके से पगला गया है सब कि क्या कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि अब बिस्मार्क का, जर्मनी का और रूस का ठीक है दुश्मनी होना अब यहाँ पे तय था, अब कोई अब बचा नहीं सकता था। सोचिए कितना इतिहास है ना, देखिए कितना खूबसूरत। कोई बिस्मार्क का सपोर्ट रूस करता था, रूस का सपोर्ट ठीक है बिस्मार्क करता था, लेकिन अब देखिए ये दोनों आमने सामने, कितना रोमांचक है। देखिए
अब यही है कि जब हैब्सबर्ग साम्राज्य का जब शासक प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है, जो तत्कालिक कारण बनता है, वहाँ का शासक नहीं, चूंकि राजकुमार होता है फर्डिनेंड, आप लोग आगे जानेंगे। यही फर्डिनेंड जब एक विवादित क्षेत्र जो है, जो बोस्निया में जब जाएगा अपने फैमिली के साथ, ठीक है, तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और इस हत्या का जो इंजाम है पूरी तरीके से ऑस्ट्रिया सर्बिया को बोलेगा कि भाई सर्बिया तुम लो। अब सर्बिया को बोलने का मतलब कि रूस तुम लो। ये क्यों लेगा इंजाम? प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है, पहला और तत्कालिक कारण बन के सामने आ जाएगा। बगल में ब्रिटेन भी बैठा हुआ था। इस बर्लिन कांग्रेस में ब्रिटेन को साइप्रस का क्षेत्र दे दिया। यही देखिए टर्की है ना, यही है साइप्रस का क्षेत्र। देखिए यही है, ब्रिटेन ऐसे से जहाज लेकर आता था, स्वेज कैनाल होते, ठीक है, घुस जाता था। अगर बगल में इसको साइप्रस का क्षेत्र मिल गया ब्रिटेन को, और क्या चाहिए, मस्त है वो भाई अपना। और ये जो ग्रेटल जो बुल्गारिया जो बनाया हुआ था, ठीक है, सॉरी, इसको बोस्निया और हर्जेगोविना से सेपरेट है थोड़ा सा, ठीक है, फ्लो में थोड़ा मिक्स हो जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सेपरेट है। ग्रेटर जो बुल्गारिया का जो क्षेत्र था, इसको दो भाग में बांट दिया गया। दो भाग में क्या बांटा गया इसका? एक तो बुल्गारिया और दूसरा यहाँ पे मेसोडोनिया का क्षेत्र। अब इस मेसोडोनिया के क्षेत्रों में जो यूनानवासी जो अपना, ठीक है, आधिपत्य यहाँ पर थोपते थे, क्योंकि मेसोडोनिया आपको पता है ना कितना पुराना, ठीक है, सिकंदर, ठीक है, अलेक्जेंडर का कहीं ना कहीं वहीं पे, ठीक है, उसका संबंध था, कितना पुराना क्षेत्र है। अब उस मेसोडोनिया के क्षेत्र को क्या किया गया, तो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन इसमें रख दिया गया। यूनान पूरी तरीके से असंतुष्ट हो गया कि नहीं भाई, हम इसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बुल्गारिया के क्षेत्रों में भी ऑटोमन साम्राज्य का अर्थात तुर्की का यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे कर दिया गया। लेकिन यही है कि अभी रखा तो गया, लेकिन 1885 तक आते आते आप देखेंगे तो इस बुल्गारिया वाले क्षेत्रों में रूस के सहयोग से वहाँ पे, ठीक है, बार बार हिंसा भड़कती रही और फाइनली ये क्षेत्र स्वतंत्र हो गया। जब 1885 में ये स्वतंत्र हो गया तो यूनान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये लोग है, ये भी लोग नहीं तो पूरी तरीके से मानेगा। और उन बाल्कन क्षेत्रों में देखेंगे तो एक राष्ट्रवाद का एक फिर से आपको लहर होता हुआ दिखाई देगा। और मिल के, ठीक है, जो बाल्कन क्षेत्र वाले जो लोग हैं मिल के 1912-13 में देखेंगे तो ये लोग, ठीक है, सीधे ही ऑटोमन साम्राज्य पे ही अटैक कर देंगे, क्योंकि उस समय कमज़ोर हो चुका है। अब ऑटोमन साम्राज्य पे जब पूरी तरीके से लोग, ठीक है, अटैक कर देंगे 1912-13 में, तो पुनः अब उन यूरोपीय शक्तियों को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और फाइनली एक लंदन में सम्मेलन होगा, जिसके वजह से मामला यहाँ पे रफा दफा होगा। तो थोड़ा उसको भी आप लोग देख लीजिए। अब कुल मिलाकर आपने देखा कि सर्बिया और यहाँ पे मोंटेनेग्रो यहाँ पे स्वतंत्र हो गया, ठीक है। अब बुल्गारिया का जो क्षेत्र है यहाँ पे देखिए, बर्लिन, अभी मैंने बताया था बुल्गारिया जो स्वतंत्र हुआ था यहाँ पे, इसी को मैंने सेपरेट कर दिया है। बुल्गारिया देखिए यहाँ पे कांग्रेस, ठीक है, बर्लिन कांग्रेस 1885 में, ठीक है, जो बल्गान क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, रूस के प्रोत्साहन से ये भी यहाँ पे स्वतंत्र हो गया। तो 4 क्षेत्र, ठीक है, स्वतंत्र हो गया। आप लोग ध्यान से देखिए, पहला तो था यूनान, दूसरा था रोमानिया, ठीक है, तीसरा हो गया यहाँ पे सर्बिया, उसके बाद मोंटेनेग्रो 4 हो गया, और उसके बाद से बुल्गारिया 5 हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने देखा 5 क्षेत्र क्या हो गया, पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। सोचिए अब 5 क्षेत्र जब ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया, राष्ट्रवाद की भावना है, तो क्या तुर्की का जो युवा लोग हैं, वहाँ के जो भी कम्युनिटी वर्ग है, क्या वो मर गए हैं सब क्या? ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा तो नहीं है, इतना भी लोग वहाँ का पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है, कि लोग मर गए हैं, पूरा एकदम डिक्लाइन स्टेज में चले गए हैं, ठीक है। बीमार व्यक्ति है, लेकिन बीमार व्यक्ति के अगल बगल कुछ लोग भी तो हैं वहाँ पे। और किसी भी देश में देखिए युवा वर्ग, ठीक है, बहुत ही अपना, ठीक है, बड़ा रोल प्ले करता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यही हुआ, ठीक है, उद्देश्य के रूप में देखेंगे यहाँ पे युवा तुर्क का, तो इनको था कि देखो भाई बहुत हो गया, 4-5 क्षेत्र हमारे, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया है। ये लोग तुर्की राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से जगाने का प्रयास किया कि भाई तुर्की नेशनलिज्म को जगाना है, ठीक है। और तुर्की नेशनलिज्म को जगाते हुए इनका एक ही लक्ष्य था कि अब जो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्रोह है ना, माने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर विद्रोह करेंगे तो इनके विद्रोह को, ठीक है, दबा देना है, मार देना है, काट देना है, जो भी है, अब बंटवारा नहीं करना है। और तो और इन्होंने एक कदम और आगे जाके ये भी कर दिया कि जो भी क्षेत्र हमसे अलग हुआ है उन क्षेत्रों को पुनः हम लोग वापस भी ले लेंगे। सोचिए, अब आपको समझना है, देखिए शासक, ठीक है, चाहे फिर एक बहुसंख्यक जनता किसी भी देश में अगर मौजूद है, तो अल्पसंख्यकों को देखिए वो तलवार के दम पे, ठीक है, उसको नहीं ले जाया जा सकता है। और आज इस, ठीक है, 19वीं 20वीं 21वीं शताब्दी में तो अब बिल्कुल यहाँ पे ले जाया नहीं जा सकता है, आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को।
और ये सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा यहाँ पे कि यही चीज़ तुर्की नेशनलिज्म के नाम पे वहाँ के युवा लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करना शुरू किया, जो कि वहाँ पे तुर्की में बहुसंख्यक लोग यहाँ पे लोग पूरी तरीके से मौजूद थे। जहाँ जहाँ पे, ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से संप्रदाय और नस्लवाद का, ठीक है, पूरी एकदम चरम लेवल पे ले जाके इन लोगों ने उन लोगों को, ठीक है, जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ इन दोनों के माध्यम से दबाना, ठीक है, शुरू कर दिया। लेकिन क्या अब ये जो बाल्कन प्रायद्वीप के लोग थे, क्या मानने वाले लोग थे? सोचिए आप, नहीं मानने वाले लोग थे। और बाल्कन प्रायद्वीप वालों ने, ठीक है, रिटेलिएट कर दिया, हमला कर दिया 1912-13 में मिल के, ठीक है, 4-5 क्षेत्रों के लोगों ने पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य पे ही, सोचिए, अटैक कर दिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही है युवा राष्ट्रवाद, ठीक है, युवा राष्ट्रवाद जो तुर्की को शक्तिशाली बनाने के लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए अब छोटे छोटे जो भी ये है ना, ये छोटे छोटे जो बाल्कन कंट्री, यहाँ पे बाल्कन क्षेत्र जो लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझिए कि वर्तमान में देखिए जो कुर्द का क्षेत्र आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है, अभी सीरिया में देखिए, सीरिया में जो कुर्द लोग वहाँ पे मौजूद है किस लिए लड़ रहे हैं, थोड़ा देखिए। अगर यहाँ पे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो करेंट्स उसको जब लिंक करेंगे तो एक अलग ही आपको फील देगा, बिल्कुल लगेगा कि हमको तो सब चीज़ आता है। कुर्दों में वही तो नेशनलिज्म की भावना आ रही है कि कुर्द पूरे के पूरे अगर देखे जाए तो पश्चिम एशिया में पूरी तरीके से फैले हुए हैं, और कुर्दों को रहने का जो जगह है बाकी क्षेत्रों में तो मिल गया। इराक साइड कुछ क्षेत्र उनको दे दिया गया, ठीक है, जब गल्फ वार वहाँ पे खाड़ी युद्ध हो रहा था, तेल को लेकर जब युद्ध हो रहा था अमेरिका के हस्तक्षेप से। लेकिन सीरिया में जो लोग बच गए कुर्द, वहाँ पे जो फैले हुए हैं, वो अभी भी अपने लैंड की, ठीक है, अपने भूमि की मांग कर रहे हैं। और फिर उनका ये भी है कि पूरे के पूरे हमको पश्चिम एशिया में एक पूरा, ठीक है, तुर्कों को यूनाइट करके एक हमको, ठीक है, अपना एक देश बनाना है, अपना एक राष्ट्र बनाना है। सोचिए वो जगह फिर आएगा कहाँ, आखिर कोई देगा तभी तो बन पाएगा। और आए दिन देखिए कितना अशांति का माहौल है वहाँ पे। यही चीज़ उस समय था। इस बाल्कन युद्ध के माध्यम से आपको समझना है कि इसमें, ठीक है, जो भी बाल्कन कंट्री लोग मौजूद है पूरी तरीके से अब इनको लगा कि भाई अब आ गया करो या मरो की स्थिति, या तो मरो या नहीं तो मारो। पूरी तरीके से इन लोगों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य में अटैक कर दिया गया कि नहीं, हमको अब चाहिए ही सेपरेट, चाहिए ही चाहिए, विदाउट कोई हस्तक्षेप, सोवरेनिटी, हमको भाई संप्रभुता चाहिए। अब सोचिए क्या होगा, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है, बड़ा अच्छा, ठीक है, सुंदर स्टेटमेंट है, औषधि रोग से ज़्यादा घातक हो गई। अर्थात युवा तर्क ने जिस राष्ट्रवाद को बढ़ाया, बाल्कन प्रायद्वीप के लोगों ने राष्ट्रवाद का तूफान खड़ा कर दिया, और उस राष्ट्रवाद के तूफान में पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य के विभाजन को और तीव्र कर दिया, और तीव्र कर दिया। अब समझ रहे हैं ना, औषधि रोग से ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब समझिए, आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल दिया जा रहा है, पता चले कि बुखार था 100 डिग्री, बुखार चला गया, ठीक है, 1 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस, निकल ही जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो पैरासीटामोल दिया हमने आपको, ठीक है, वो तो औषधि था, लेकिन देने के बाद वो तो भाई जितना रोग नहीं था उससे अधिक उसको एक पीक लेवल पे ले गया, ख़त्म ही कर दिया। यही था, औषधि रोग से ज़्यादा खतरनाक हो गई। अब देखिए 1913 में, 1912-13 का जो, ठीक है, बाल्कन जो युद्ध होगा 1913 में, इसमें लंदन सम्मेलन बुलाया जाएगा। और लंदन सम्मेलन बुलाने का एक ही मोटिव था यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा कि अब जो भी, ठीक है, हिंसा झड़प हो रही है भाई उसको ठीक किया जाए। तो यही था, बाल्कन युद्ध की वजह से यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप इसमें हुआ। और इसमें ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप बहुत अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तक आते आते तो देखिए जर्मनी का ऑस्ट्रिया के खिलाफ में, सॉरी मैंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का धीरे धीरे थोड़ा बहुत, ठीक है, जो इंटरेक्शन है होना शुरू ही हो गया था, खुल के वो लोग एक मंच में सामने आने ही लगे थे। तो ऑस्ट्रिया ने पूरी तरीके से यहाँ पर हस्तक्षेप किया, जर्मनी का पूरी तरीके से फ़ायदा भी उठाया उसने, और सर्बिया के दक्षिण में एक अल्बानिया राज्य का पूरी तरीके से लोग गठन कर दिया। अब सोचिए, सर्बिया के जस्ट दक्षिण में अल्बानिया राज्य का गठन हो गया। अब क्या सर्बिया बर्दाश्त कर पाएगा? ये ठीक तो वही हो गया ना, जैसे कि अगर पाकिस्तान का अगर, ठीक है, 2 टुकड़ा होगा, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में मौजूद हुआ, तो क्या पूर्वी अगर पाकिस्तान बना था तो क्या भारत के लिए आसान था वो चीज़, बार बार आना, उसी रास्ते से आना जाना? सर्बिया के जस्ट नीचे अल्बानिया राज्य का यहाँ पे गठन हो रहा है, तो उधर से मूवमेंट करना बार बार ऑस्ट्रेलिया का, ऐसा तो बिल्कुल, ठीक है, कोई भी देश यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा। और यही चीज़ हुआ, ठीक है,
सर्बिया के साथ, और सर्बिया का मतलब ध्यान रखिएगा, सर्बिया का मतलब ठीक है रूस, ठीक है रूस सपोर्ट करने वाला था उसको। इसीलिए सर्बिया और ऑस्ट्रिया में तनाव की स्थिति आगे पूरी तरीके से बढ़ती गई और आगे अंततः ठीक है मैंने बताया था कि प्रथम युद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से ये एक है। तो सर्बिया तो यहाँ पे ठीक है कहा जाए तो रूस था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे नए राष्ट्र बन के आ गए, 6 राष्ट्र निकले, ठीक है 6 नहीं 7 था, हंगरी तो बहुत पहले निकल गया था, ठीक है तो हंगरी को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये रहा हंगरी। उसके बाद आप ठीक है और भी देखिए, जैसे ये रहा नीचे यूनान, यूनान भी सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ये था यहाँ पे रोमानिया, देखिए यहाँ पे रोमानिया कहाँ है, ये भी सेपरेट हो गया। अब बचा यहाँ पे सर्बिया, देखिए सर्बिया भी यहाँ पे सेपरेट हो गया। मॉन्टेनिग्रो, ठीक है अब यहाँ पे देख रहे होंगे छोटा सा यहाँ पे है मॉन्टेनिग्रो, बहुत ही ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैप वगैरह पूछा जाता है मॉन्टेनिग्रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुल्गारिया, ये है बुल्गारिया देख पा रहे हैं। और उसके बाद बच गया कौन, अल्बानिया। तो अब देखिए अल्बानिया यहाँ पे है, ठीक है। मेसोडोनिया यहाँ पे निकल ही गया था, ये बच गया मेसोडोनिया। आगे चल के जब देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे कोसोवो भी बनेगा। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड इलाका आप लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे चल के जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बीच आएंगे तो इधर पूरा का पूरा पोलैंड भी बन जाएगा, इधर ठीक है चेक रिपब्लिक भी बन जाएगा, ऑस्ट्रिया बहुत छोटा हो जाएगा उस समय तक, स्लोवाकिया बन जाएगा, ठीक है स्लोवेनिया बन जाएगा। यही तो इलाका है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर यूरोप में बचता क्या है, यही इलाका से सबको डर लगा रहता है। देखिए आपके मुट्ठी में है, कितना आसान हो गया अब। और बाकी जो देख रहे हैं इधर यूक्रेन बेलारूस, इधर ये तो सब ठीक है सोवियत रूस से 15-15 स्टेट जो बाहर निकला ये बना हुआ है, कितना इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब बेचारा ऑटोमन साम्राज्य का ठीक है मैंने बोला जाता है ना टुकड़ा टुकड़ा हो गया बेचारा का, करे तो क्या करे। अब तुर्की के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण था कि भाई देखो यूरोपीय राष्ट्र तो भाई हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ब्रिटेन भी साथ नहीं दिया, साइप्रस ले लिया, सोचिए रूस पूरी तरीके से फन फैला के यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑस्ट्रिया का ऑटोमन साम्राज्य से बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। अब बेचारा बचा था जर्मनी, चूंकि ठीक है उस समय बिस्मार्क की विदेश नीति ही कुछ ऐसी थी। और यही हुआ भी कि अब तुर्की का झुकाव पूरी तरीके से ठीक है जर्मनी की तरफ होने लगा, और जर्मनी भी कहीं ना कहीं देखिए क्या बिस्मार्क तो कोई अच्छा काम नहीं किया था। अब यही शुरू हो गया यहाँ पे ठीक है जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वर्साई के महल में, अंततः वही प्रथम विश्व युद्ध का इम्पोर्टेंट कारणों में से एक बनता है। और आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध ठीक है में जो जर्मनी होगा पूरी तरीके से हार जाएगा। और यही है ना, मतलब बोलते हैं ना गेहूं के साथ घून तो पिसाएगा ही पिसाएगा। जर्मनी का सपोर्ट तुर्की कर रहा था, बेचारा तुर्की भी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। अब जब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा, ध्यान रखिएगा यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अर्थात उधर ब्रिटेन है फ्रांस है उन लोगों के द्वारा एक सेबरे की संधि किया जाएगा। इस संधि के माध्यम से कुल मिलाकर मामला यही था कि भाई मेडिटेरियन सी में अगर तुर्की बैठा हुआ है तो उसको पूरी तरीके से निस्ता नाबूद कर दो, ख़त्म कर दो, ना रहेगी बाँस ना बजेगी बांसुरी। और ऑलरेडी इस ऑटोमन साम्राज्य से ठीक है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अरब का क्षेत्र हो गया, ठीक है इधर कुछ पश्चिमी एशिया का क्षेत्र था, ठीक है अरब वाला हो गया, उसी का अगल बगल में जो भी छोटे मोटे क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्रों को भी ऑटोमन साम्राज्य से बिल्कुल यहाँ पे स्वतंत्र कर दिया गया। अब उसी समय एक व्यक्ति का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा मित्र राष्ट्र यहाँ पे ठीक है विनष्ट करने में लग गए। मित्र राष्ट्र मतलब समझिएगा ब्रिटेन है, फ्रांस है और उसके बाद रसिया है, ठीक है। और आगे ये लोग हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इटली, जर्मनी और एक हो जाएगा ऑस्ट्रिया प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। और देखिए तुर्की भी साथ दे रहा है, तो तुर्की को इतना नाम नहीं आता है ना, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में ये लोग लड़ रहे थे, ब्रिटेन फ्रांस और रूस वर्सेस, ठीक है यही आपको चलता रहेगा। तो सेबरे की संधि का विरोध करने के लिए अब यह वहीं पे एक सैनिक जनरल है यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा बोला कि सेबरे की संधि को भाई एकदम मानने के लिए हम किसी भी कीमत पे हम तैयार नहीं है, हम तुर्की को किसी भी कीमत पे यहाँ पे नष्ट होने नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसने लोसान की संधि से सेबरे की संधि के जितने भी प्रावधान थे इसको ख़त्म कर दिया। तो थोड़ा सा अब लास्ट बचा हुआ है, देख लीजिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा यही है, ठीक है। बहुत ही बड़ा मैंने कह सकते हैं कि एक कूटनीतिज्ञ के रूप में मौजूद था। अगर ये नहीं होता तो शायद क्या पता तुर्की का आज अस्तित्व भी नहीं होता। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा
ठीक है, ये सब ऐसे नाम है कि आप भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सैनिक जंग जनरल कमांडर है, चूँकि पूरा पूरा इनका ठीक है, जीवनी नहीं देखना हमको, बस ठीक है, जो परिवर्तन लाया गया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा के दौर उसको अब देखने का प्रयास कीजिए। सैनिक जनरल, ठीक है, कमांडर के रूप में मौजूद था। जब हुआ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेब्रे की संधि हुआ तो पूरी तरीके से ये यूनान पर अटैक करने के लिए तैयार होगा। और यूनान पे अटैक करने का मतलब उस समय था कि मित्र राष्ट्रों की तरफ यहाँ पे अटैक करना। लेकिन यही था कि देखिए, अब सेब्रे की संधि यहाँ पे हो चुकी थी और प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, जो भी मित्र लोग थे या फिर विपक्षी लोग थे, मैंने इतना हार गए थे ना, 4 सालों तक देखिए युद्ध हो रहा है, लोग हार थक गए थे बेचारे, करे तो क्या करें। सेब्रे की संधि को, ठीक है, लोसान की संधि से, ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने इसकी जो भी प्रावधान थी, जो भी इसकी मांगे थी, ठीक है, इसको मान लिया गया, ठीक है। और जो भी बचा हुआ जो भाग था तुर्की का, ठीक है, अब उस बचे हुए भाग को इस मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, सोचिए, एक मुस्लिम व्यक्ति आधुनिक तुर्की बना दिया। कैसे आधुनिक तुर्की बनाया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी समय इसने क्या किया, तो खलीफा के पद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब खलीफा के पद को देखिए, पहले भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपको ध्यान होगा कि जब ब्रिटेन के द्वारा उस तुर्की के एरिया को जब, ठीक है, ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, तो खलीफा का पद वहाँ पे खतरे में आ जाएगा। अब उसी का संबंध जोड़ लीजिए भारत से, कि भारत में देखिए जो खिलाफत मूवमेंट जो चल रहा था, जो आगे चल के गांधी ने उस खिलाफत आंदोलन का सहयोग आंदोलन से जोड़ दिया, वो खिलाफत आंदोलन और कुछ नहीं चल रहा था, बल्कि वहीं ब्रिटेन के लोग जहाँ पे तुर्की में उनके खलीफाओं को, अर्थात तुर्की को वहाँ पे, ठीक है, ख़त्म करने के प्रयासरत में थे। तो भारत के मुसलमान बिल्कुल उग्र हो गए कि नहीं भाई देखो, हमारे धर्म गुरु को वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो इसीलिए समस्या आ रही थी। लेकिन अब देखिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा समझ गया था कि भाई अब धर्म का खेल बहुत लंबे समय तक नहीं जाएगा। खलीफा के पद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, और उधर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद ख़त्म किया। इधर भारत में जो खिलाफत आंदोलन था उसका मूवमेंट भी, ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ध्यान रखिएगा, स्वयं को, अपने आप को तानाशाह स्थापित किया, लेकिन वैसा तानाशाह नहीं। मैंने बताया कि आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जा रहा है। तो तानाशाही व्यवस्था के तहत इसने बड़ी शानदार तरीके से धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए बाकायदा, ठीक है, अपने आप को पश्चिमीकरण किया। इसको समझ में आ गया कि भाई पश्चिम के लोग इतना आगे क्यों गया है, तो कहीं न कहीं धर्म को पीछे छोड़ के गया है। हमको भी मुस्लिम, ठीक है, जो रिलीजन है उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा, विकास को आगे लाना पड़ेगा। और इसने पश्चिमीकरण करते हुए पूरी तरीके से औद्योगिकरण पे बल दिया। मुस्लिम जो छुट्टियाँ-वुट्टियाँ थी सब रद्द कर दिया। टोपी-वोपी, ठीक है, जो होता है ना मुस्लिम टोपी, उसको भी बैन कर के, ठीक है, जो यूरोपीय जो मॉडर्नाइज़ जो टोपी था उसको वहाँ पे तुर्की में बहाल कर दिया। इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुल मिला के आपने देखिए किस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, ठीक है, पूरा आप लोगों ने समझ लिया। अब कोई क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे आपको, ठीक है, समस्या नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरलिंकिंग का काम करेगा आने वाले टॉपिक से। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो, ठीक है, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी अगर पूरा देख रहे होंगे तब समझ में आ रहा होगा, लेक्चर की वैल्यू समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, शेयर कीजिए ना इसको, ठीक है। जो रूरल एरिया में जो स्टूडेंट बैठे हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वे भी, ठीक है, अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।